Friends, welcome back to Just English classes. How are you all, guys? I hope you are doing well and preparing in your best way, right? Guys, if you are preparing for DT plus B, TGT, other state TGT PGT exams and especially for UP PGT exams, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, guys. You are on the right platform now, and if you want to a better preparation, यू हैव टू ज्वाइन मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और देखिए कितना खास आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक है बायोग्राफी लिटरेचर से रिलेटेड बाय कॉलेज, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो पॉसिबिलिटी 100% रहती है जिनके क्वेश्चन पेपर में आने की। तो सारे ऐसे क्वेश्चन आपको ही इस वीडियो में मिल जाएंगे और बाकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज डिस्कस्ड हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। बताइए कौन सी चैप्टर में इन्होंने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन को डिस्कस किया है एसटी कॉलेज ने। तो इसका आंसर आपका बन रहा है 13th चैप्टर। याद रखिएगा इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट टर्म हैज़ कॉलेज यूज्ड फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड। एक थ्योरी दी थी इन्होंने वर्क में। तो ये किस थ्योरी की बात इन्होंने की है कि किसी भी यूज्ड फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर, जो हमारे माइंड की पावर होती है उसको शेप करने के लिए कि हमको उसको कैसी शेप देनी है या फिर कैसे उसको मॉडिफाई करना है, तो उस पावर को जो है क्या इन्होंने कहा। तो ये आई थिंक बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। इसम प्लास्टिक की थ्योरी जो थी वो इन्होंने दी थी, राइट। Who says that last chapter of the book Biographia Literaria placed college in the first flight of the critics? बताइए कौन कहता है कि जो लास्ट चैप्टर है बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्लेस्ड कॉलेज, वो कॉलेज ने प्लेस किया है फर्स्ट फ्लाइट में ऑफ द क्रिटिक्स। बताइए विलियम जे लॉन्ग, वर्ड्सवर्थ, एल्बर्ट या फिर सदी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एल्बर्ट की है, नहीं वर्ड्सवर्थ की नहीं है, सॉरी, एल्बर्ट की है, ठीक है। इस पे जाएंगे आप लोग। कॉलेज डिस्क्राइब्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज। कॉलेज ने जो हमारी आम भाषा होती है, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, उसको क्या कहा है? लिंग्वा कॉम्युनिस, लिंग्वा फ्रांस, लिंग्वा टेक्स्ट, प्लेन लैंग्वेज। तो इन्होंने जो है इसको कहा है लिंग्वा फ्रांस, यानी कि लिंग्वा फ्रेंका होगा। वैसे ये फ्रांस नहीं होगा गाइस, ये लिंग्वा फ्रेंका है, ठीक है। पता नहीं कैसे ये फ्रांस ही था या फिर मैंने इसको फ्रांस लिख दिया है, ठीक है, या फिर ऑटो टाइपिंग से हो गया है। तो ये लिंग्वा फ्रेंका, इसको आप जानेंगे, ठीक है। College comments on Wordsworth views on poetry in Biographia Literaria included इन चैप्टर 13। किस में जो है कमेंट किया है वर्ड्सवर्थ की व्यू पे पोएट्री को लेकर के, किस चैप्टर में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की है? इन चैप्टर 13, इन चैप्टर 70 to 20, 13 to 20 या फिर 20 to 24? बताइए। तो बताइए क्या गाइस, मुझे बताना है। तो इसमें आई थिंक आपका क्या बनना चाहिए? इट विल, मुझे लग रहा है, एक सेकेंड है, मुझे इसमें आंसर आपका नज़र आ रहा है गाइज, बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है ना। 70 से लेके जो 20 तक के चैप्टर हैं उन्हीं में इन्होंने जो है कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की है, उनकी पोएट्री को लेकर के। इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज टॉक्स अबाउट द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक। ये अपनी बुक के अंदर इसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलेज टॉक्स अबाउट फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक, एक क्रिटिक के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक्स इज टू इवेलुएट करना, एप्रिसिएट करना, इंटरप्रिट करना या फिर बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा गाइज, क्योंकि उन्होंने जो है इवेलुएट और एप्रिसिएट दोनों ही चीज़ों को जो है बताया है, एक क्रिटिक को करने के लिए बोला है। डिनोटेशन मीन्स क्या होता है? तो डिनोटेशन मीन्स जो यहाँ पे द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड होता है, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ अ वर्ड होता है, आयरनिकल मीनिंग या फिर सेकेंडरी मीनिंग। तो ये डिनोटेशन से याद रखिएगा। जो डिक्शनरी मीनिंग होता है ना, जो रियल या प्राइमरी मीनिंग होता है, जो हमको डिक्शनरी में मिलता है, उसको हम लोग डिनोटेशन कहते हैं। ये ऑप्शन में डिक्शनरी मीनिंग के रूप में भी लिखा आ सकता था, तो उसको भी आप तभी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अ फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड particular word although it need not to be part of the word's meaning or something suggested by an object or situation। देखिए आपने सुना होगा, आपने हिंदी में भी सुना है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब अपनी लैंग्वेज में ला करके खुद ब खुद बन जाते हैं ना, और कुछ ऐसे तत्सम तद्भव आपने सुना है ना। तत्सम शब्द जो होते हैं उनको ज्यों का त्यों रखा जाता है, तद्भव जो है उनको थोड़ा चेंज जब उनमें आ जाता है तो उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से जो डिनोटेशन होता है ना, वो किसी भी
वर्ड का जो है डिक्शनरी मीनिंग होता है, लेकिन जो ऐसा कोई मीनिंग जो सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ तो उस वर्ड का मीनिंग कुछ और है, लेकिन कहीं और जा करके या किसी और सिचुएशन में उसका अर्थ जो है कुछ और निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉनोटेशन। याद रखिएगा, मीनिंग से ही रिलेटेड है दोनों चीज़ें, बट डिनोटेशन जो प्राइमरी या डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी वर्ड का, और कॉनोटेशन जो सिचुएशन के अनुसार सजेस्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम कॉनोटेशन कह सकते हैं। ठीक है। अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट्स स्पेशली इन अ प्ले, किसी भी प्ले के अंदर से जब अचानक से कोई ऐसा चेंज आ जाता है एक्शंस में, इवेंट्स में, जो हमें एकदम से सरप्राइज कर दे, तो वो मेलोडी होता है, कूपडी थिएटर होता है, अब इनिशियो या फिर मेलो ड्रामा होता है। क्या होता है गाइस? तो देखिए वो आपका बी ऑप्शन होता है, यानी कि कूपडी थिएटर। तो देखिए अब आप समझेंगे कि मेलोडी क्या होती है। मेलोडी में बहुत ही प्यारी सी कोई लैंग्वेज हम यूज़ करके जो अम्यूज़ करते हैं सामने वाले को, बहुत जो ऐसी हो जिसमें हमको एक बहुत ही मिठास जो सुन के बहुत अच्छा लगे, पढ़ के बहुत अच्छा लगे, उसको मेलोडी कहेंगे आप। अब इनिशियो क्या होता है? बिगिनिंग से, है ना, एट अ बिगिनिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। मेलो ड्रामा होता है जैसे किसी, आपने देखा है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो क्या होता है, उसको उनको चोट तो बहुत कम लगती है, बट वो दिखावा इतना कर देते हैं ना कि वो रोते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे पता नहीं कितनी लग गई है, और घर वाले डर के भागते हैं, कोई कहीं से कि पता नहीं कितनी लग गई बच्चे को। तो वही चीज़ होती है ना, मतलब एक कुछ चीज़ों को ऐसा कर देना कि उनमें बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाना, किसी भी तरीके की सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उनको एक ड्रामा क्रिएट कर देना वहाँ पे। समझ रहे हैं? अब्राहम कोले इज़ नॉन फॉर इन्वेंटिंग द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ, किस मेट्रिकल फॉर्म के लिए अब्राहम कोले को जाना जाता है? अब्राहम ओड, काउलियन ओड, होरेशियन ओड या फिर नन। तो ये नाम से ही है इनके, काउलियन ओड के लिए इनको जाना जाता है। ओके। A report of something such as a political situation or system or a person's work of ideas that examines it and provides a judgment, especially a negative one, such a report is called। कोई ऐसी रिकॉर्ड देखिए जहाँ पे कुछ समथिंग सच है, देखिए रटना नहीं है गाइज क्वेश्चन को, जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक आप आंसर नहीं गेन कर पाएंगे उसका, है ना, और रटने से कुछ होता नहीं है, आप पढ़ेंगे अच्छे से तभी कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए कि वो पूछ क्या रहा है, तभी आप आंसर याद कर सकते हैं उसका। तो रिपोर्ट, क्योंकि जरा सा भी जो क्वेश्चन आ गया ना, जो सीधे साधे क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो आप कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन थोड़े से भी घुमाऊ अगर लैंग्वेज को घुमा दे, वो बात वो छोटी सी पूछ रहा है बट वो सर्कमलोक्यूशन में जा सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछने वाला, तो वो क्वेश्चन को बहुत घुमा सकता है और आप घूम जाएंगे फिर, है ना, बता नहीं पाएंगे। तो अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम, है ना, जैसे कि कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिस्टम है, कोई ऐसी रिपोर्ट, या फिर किसी पर्सनस वर्क, किसी व्यक्ति के पर्सन या फिर आइडिया, है ना, जो एग्जामिन करते हैं एंड प्रोवाइड्स अ जजमेंट, और जजमेंट देते हैं ना, वो रिपोर्ट जो जजमेंट देती है किसी भी व्यक्ति के आइडियाज़ को, उसके पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिस्टम को, या फिर स्पेशली जैसे नेगेटिव वन, है ना, उसमें कुछ नेगेटिव हो, मतलब जो नेगेटिव चीज़ों को पकड़ती है कि क्या खराबी है, वो अच्छाई नहीं देखती है, खामी ढूंढती है कि क्या खामी है इसके अंदर, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन रहा है वो क्रिटिक बन रहा है गाइस, यानी कि ए ऑप्शन। क्रिटिसिज्म सुना है? हाँ, क्रिटिसिज्म वैसे दोनों तरीके से हो सकता है, आप क्रिटिसिज्म पे नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म भी लिखा हुआ है इसके अंदर, बट क्रिटिसिज्म आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म के अंदर आप नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं और बताते भी हैं, बट क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक में आप केवल नेगेटिव चीज़ों को पकड़ेंगे। समझ गए यहाँ पे क्या है इसका मतलब? चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन स्पीच एंड राइटिंग इज कॉल्ड। जो चॉइस होती है, यूज़ होती है वर्ड्स का, एंड फ्रेजेज इन स्पीच एंड राइटिंग, जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्पीच के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल, लैंग्वेज, डिक्शन या फिर नन। देखिए उसको डिक्शन कहते हैं ना, जो हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो भी प्रोवर्ब्स, कोई भी इडियम्स, फ्रेजेज जो भी यूज़ करते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? डिक्शन। अ फोर्सफुल एंड वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन, किसी के भी प्रति एक फोर्सफुल या फिर वर्बल अटैक क्या होता है? डायट्राइब, क्रिटिक, कमेंट्री या फिर ह्यूमिलिएशन। देखिए ये होता है आपका डायट्राइब, ठीक है। को क्रिटिक मैंने अभी आपको बताया है कि नेगेटिव तरीके से क्रिटिसाइज करना किसी व्यक्ति को। कमेंट्री आपको पता है किसी चीज़ के बारे में तुरंत बताते रहना कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ह्यूमिलिएशन होता है एक तरीके से हरासमेंट, है ना, कि किसी की जो है निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना। A vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of two vowels। देखिए किसी भी टू वाउल्स को साउंड करने में जब हमारी जो टंग होती है वो पोजीशन को चेंज करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड हिंदी में सुना है ना, कुछ तो संघर्षी होते हैं, कुछ शब्द कुछ तालू से लग के होते हैं ना, कुछ जीवा जो दांतों से लग के, सबको अलग अलग बोला जाता है, आपने देखा है। तो
इसमें उसको हम कहते क्या हैं इस चीज़ को, कि भाई कोई वर्ड तो देखो केवल गले से बोला जा रहा है, कोई वर्ड जो है तालु और जीभ से मिलकर के बोला जा रहा है, कोई टीथ से मिल जीभ टकराती है तब वो, कोई कुछ लिप्स हुआ होता है केवल होस्टों से मतलब ओष्ठों से केवल बोला जा रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आप पे आप जा सकते हैं। The phrase has become almost a cliche to describe a common method of beginning a story. In other words, starting in the midst of the action at some crucial point. The phrase has become almost a cliche to describe a common method of beginning a story, है ना। किसी स्टोरी को बिगिन स्टार्ट करने का जो हमारा कॉमन मेथड होता है ना, उसको जो है वहाँ से ना करके, है ना, समझ रहे हैं, कोई स्टोरी वहाँ से ना शुरू होके कहीं बीच से शुरू हो जाए और फिर स्टार्टिंग में जाए, किसी मिड पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, कहने का मतलब है, और बाद में फिर वो स्टार्टिंग में जाए और फिर लास्ट में जाए। तो ऐसा हमने अक्सर देखा है कि हम कहानियों को पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग से होती है, बट कुछ जो होती है ना वो बीच में से स्टार्ट हो जाती हैं, हमें स्टार्टिंग का कुछ नहीं पता है, किसी मिडल पॉइंट से स्टार्ट होकर के वो हमें फिर स्टार्टिंग में लेके जाती हैं कि स्टार्टिंग में क्या था और फिर लास्ट तक जो है हम उसको देखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये इन मीडिया रेस होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाउ मैनी चैप्टर्स इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, कितने चैप्टर्स हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर, तो 24, 20, 13 या फिर 25, तो ये हो जाएगा आपका 24। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 से लेके 13 है, और दूसरा जो है वो आपका आई थिंक कितना हो जाएगा गाइज, पहला तो आपका 1 से लेके 13 तक है, दूसरा है 14 से लेके 24। मैं दूसरा भी बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरा भी यहाँ पे बता देती हूँ, 14 से लेके 24 है ना, और एक आपका 1 से लेके 13 हो गया, तो टोटल 24 चैप्टर हैं। तो पहले पार्ट में जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक्स, लिटरेरी थ्योरी, या फिर वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएम्स, बताइए। तो वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएम्स की बात तो वो इसमें नहीं करते हैं, हमने अभी पहले चैप्टर में बात की है ना। तो इसमें आपका क्या बनता है यहाँ पे, ये हो जाएगा आई थिंक किस पे जाएंगे आप गाइज इस क्वेश्चन में, हाँ ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, मुझे लग रहा है ए, है ना, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन की बात करते हैं वो। और सेकंड वालों में क्या करते हैं, इसमें जो अभी बताया है 14 से लेकर 24, इसमें भी जान लीजिए, इसमें नहीं तो फिर ये परेशान करेगा आपको, पहले पार्ट का पता चल गया है, दूसरे का नहीं चला है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या बात करते हैं वो, तो इसमें गाइज वो बात करते हैं, आई थिंक, एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ गाइज, याद कर लेती हूँ, हाँ ओके 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 ओके, इसमें क्रिएशन हो गया और इसमें हो गया आपका ओके। हाँ गाइज, जो सेकंड वाला है ना, आपको वर्ड्सवर्थ को तो पता ही है कि वर्ड्सवर्थ की भी बात करते हैं, वो अभी हमने पिछले चैप्टर में बात की है कि कौन से चैप्टर में बात करते हैं वो, इसकी वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में पढ़ा है ना ये क्वेश्चन हमने। तो यहाँ जो बात करता है ना, वर्ड्सवर्थ के अतिरिक्त किसी और की भी बात करते हैं वो, किसकी, जो वर्ड्सवर्थ हैं हमारे, उनकी तो बात वो कौन से चैप्टर में करते हैं, 13 से लेकर 20 तक था शायद, है ना, 13 से लेकर 20 तक। और बाकी के चैप्टरों में जो बात करते हैं ना वो इसमें मिल्टन भी है और इसमें शेक्सपियर भी है, ठीक है, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ तो है ही, मिल्टन और शेक्सपियर भी है, ये भी याद रख लीजिए, कभी पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन आपसे। हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू मेयर फिलोसफिंग, बताइए, मेयर फिलोसफिंग को जो है इसके कौन से चैप्टर्स जो हैं बात करते हैं इसके बारे में, तो 16 चैप्टर हो जाएगा आपका, ये गलत लिखा है शायद गाइस, फिलोसोफिजिंग होना चाहिए, ये पता नहीं कैसे, फिलोसोफी, ये पी है ओ की जगह पे ना, और यहाँ पे ना फिलोसोफिजिंग भी है ना, फिलोसोफिजिंग, ZING, फिलोसोफिजिंग, ठीक है। तो ये 16 चैप्टर। Which friend of college offered for the publication of Biographia Literaria? Biographia Literaria के पब्लिकेशन के दौरान उनके कौन से फ्रेंड ने उनकी हेल्प करी थी, उनको मनी वगैरह दे करके, तो ये इनके एक फ्रेंड थे JK गच, यानी कि सी ऑप्शन है ना, JK गच, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। ये क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस जैसे, और DT+ में तो जरूर आ सकते हैं 100%। Comedy of humor is the term applied to the type of comic drama written by John Fletcher and, बताइए, तो बेन जॉनसन की थ्योरी है ही ये, तो फ्लेचर के साथ आप बेन जॉनसन को यहाँ पे रख सकते हैं। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री, थ्योरी ऑफ इंट्रीग जो है
ओरिजिनेटेड, कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुई है ये बताना है, स्पेन, यूके, अमेरिका या फिर इंडिया। तो ये स्पेन है इसका आंसर गाइस। कॉमेडी ऑफ मैनर्स गाइज, लाइक शेयर आपने नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से, प्लीज़ 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 गाइज लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए आपकी बहुत हेल्प चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी लगेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए ना, ताकि और बेटर कर पाऊँ आपके लिए, है ना। तो शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को गाइज। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिसीव्ड इन फ्रांस बाय, देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता है और कॉमेडी ऑफ मीनेस होता है, ये होते हैं। तो लेकिन ये होते ह्यूमर्स का आपको पता है ना, होते हैं और बेन जॉनसन के द्वारा इसको दिया गया है। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना, फ्लेम ब्लड, ये होते हैं 4। अच्छा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, ये मतलब इसको किसके द्वारा रिसीव किया गया है फ्रांस में, मॉलियर, जॉनसन, फ्लेचर या फिर शेक्सपियर। तो ये मॉलियर हो जाएगा यहाँ पे, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मॉलियर को आप अटैच करें फ्रांस में। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग, और इंग्लैंड में किस टाइम के दौरान इसको रखा गया, फ्लोरिश किया गया। तो देखिए जो सबसे पहला कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो शेक्सपियर के द्वारा माना जाता है। आपने एक इनका वर्क पढ़ा है, मच एडू अबाउट नथिंग, ये मैं इसको बता रही हूँ तो बता ही देती हूँ आपको पूरा इसके बारे में। मच एडू अबाउट नथिंग, ये इनका आपने सुना है, ये शायद 1895 के दौरान आया था। सॉरी 18 कहाँ गई मैं, 1595 गाइस, सॉरी हैं 1595। तो अबाउट नथिंग, तो ये इनका प्ले है, आपको पता है ये ड्रामा है। तो इसमें गाइस ये सबसे पहला जो है एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स माना जाता है। तो इसको एलिजाबेथन में कहेंगे, वैसे नहीं माना जाता, सॉरी, कभी आप समझ लें पूरी हिस्ट्री में सबसे पहला, ना ना ना, ये इंग्लैंड की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका एलिजाबेथन एज है, क्योंकि शेक्सपियर के दौरान तो एलिजाबेथन एज पहली बार जो है इंग्लैंड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स शेक्सपियर ने लिखा और ये माना जाता है इनका। ओके चलिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये एक वर्क है बाय ऑस्कर विल्ड के द्वारा। ये किसको सटायर करता है, द सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी, द कंटेम्पोररी रॉयल डायनेस्टी, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, किसको इसके अंदर जो है किया जाता है। तो ये ए ऑप्शन पे करेक्ट है, द सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी, राइट। ऑस्कर विल्ड ने इसको सटायर किया है, और कौन से वर्क में, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895। विलियम विचरली, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन, ये किससे रिलेटेड राइटर्स हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, बताइए। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाले हैं सारे। अभी हमने बात की है कि मॉलियर ने तो फ्रांस में इसको रिसीव किया था, और एलिजाबेथन टाइम पीरियड में शेक्सपियर को माना जाता है, जो सबसे पहला उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा। लेकिन जो मेन माने जाते हैं, है ना, वो तो ये है कि वो माना जाता है क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, मच एडू अबाउट नथिंग में। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से राइटर्स हैं जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखते थे। तो ये विलियम विचरली है, विलियम कॉन्ग्रीव है। विलियम कॉन्ग्रीव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें, ये पूछ भी लिया जाता है। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप ये बता सकते हैं, और कोई इजीली आपसे ये भी पूछ ले कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का कोई इंपॉर्टेंट जो है राइटर है, वो आपका विलियम कॉन्ग्रीव आप कहेंगे, और विलियम विचरली, और ओलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन, ये आपके हैं ही, ठीक। अ फेंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोविंग डिसिमिलर सिमिलरली इज कॉल्ड, बताइए। तो देखिए एक फैंसीफुल इमेज है, स्टार्टलिंग है, कंपैरिजन किया जा रहा है, डिसिमिलर मतलब एक सी चीज़ें नहीं हैं, उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो आपका क्या होता है, कंसीट, ये ओ होना चाहिए था गाइस यहाँ पे ना, कंसीट है, मेटाफर है, इमेजरी है, सिमिली है। देखिए आपको पता है कंपैरिजन तो सिमिली और मेटाफर में भी होता है, बट यहाँ पे उनमें थोड़ा बहुत ये रहता है कि कंपैरिजन नहीं होता उनमें। कंपैरिजन मेटाफर में तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ बोल ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिमिली में वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उनको जैसा बताया जाता है ना, राइट, ये होता है। बट यहाँ पे कंपैरिजन है वो, और वो भी इमेज में, है ना, इमेज पे जाना है यहाँ पे, यहाँ वर्ड से कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, तो इमेज से कंपैरिजन की बात होती है कंसीट के अंदर। कंसीट के लिए कौन यूज़ किया करते थे, जॉन डन, है ना, उन्होंने किया है ना अपनी उसमें एक वो है जो वो कंपास का यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं ना अपनी बिलवड से दूर जाने के लिए, मतलब कंपास का यूज़ करते हैं, जो वो चलने वाला हिस्सा है, घूमने वाला, उसको तो खुद को बताते हैं, और जो सेंटर में रखा रहता है उसको वो अपनी बिलवड को बताते हैं, ठीक है, कि वो कहीं भी चला जाए वो उसके सेंटर में ही घूमता रहता है, उससे अटैच रहता है चाहे कितनी भी दूर चला जाए, तो ऐसी है।
मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा फिलहाल। आई हैव अ रिक्वेस्ट रेस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल एम्बिशन की, सेगासिटी की, टेम्परामेंट या फिर इन्वॉल्वमेंट। सेगासिटी हो जाएगा, बुद्धिमानी, है ना। आई हैव रेस्पेक्ट मतलब मुझे जो उसके अंदर पॉलिटिकल सेगासिटी है, पॉलिटिक्स को लेके जो उसके अंदर बुद्धिमानी है, जो विट्स हैं, उनका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। तो इस टाइप से ये बोला गया है। अलर्ट का मीनिंग क्या होता है? एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट या फिर वॉचफुल। देखिए आप यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि देखिए अलर्ट से क्या लगा भाई, एकदम अलर्ट रहे बंदा, जागरूक रहे, तो एनर्जेटिक भी होता है वो, तो थोड़ा एनर्जेटिक जो बंदा रहता है। इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करने वाला, जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हुआ चले, अलर्ट रहे, है ना, एकदम स्लगिश ना हो। लेकिन वॉचफुल यहाँ पे आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो वॉचफुल बनेगा। ठीक है, वॉचफुल पे आप जा सकते हैं सिनोनिम सारे, लेकिन जो आप अगर ज़्यादा नियर हम देखेंगे तो फिर आपका वॉचफुल बनेगा। ठीक। टू लूज फेस, इस इडियम का मतलब क्या होता है? टू लूज लुक एंग्री, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी हेल्पलेस या फिर टू लुक वैकेंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टू बी ह्यूमिलिएटेड, है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो जाए बंदा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक लाइक शेयर कर दीजिए। इसेंट्रिक, अच्छा, मैन ऑफ ओड हैबिट, जिसके अंदर एक अजीब सी हरकतें हों, तो इसेंट्रिक होता है, सिनिकल है, इंट्रोवर्ट है, मूडी है, बताइए। तो वो इसेंट्रिक होता है, जो अजीब सी हरकतें करता रहे, हैबिट्स बिल्कुल अलग हों उसके अंदर, है ना। तो देखिए सिनिकल थोड़ा अभी इसी टाइप का होता है व्यक्ति। इंट्रोवर्ट, आपको पता है कि जो इंट्रोवर्ट होता है, जो थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति है ना, जो खुद में ही उलझा रहता है, ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता, अपने में ही मगन रहता है वो। तो मूडी होता है, मूडी, है ना, जिस मूडी होते हैं जैसे किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जब उनका मन जिस चीज़ को करता है वो उसी को करते हैं ना। अगर किसी की बात मानने का मन है मान लेंगे, नहीं मानने का मन है तो नहीं मानेंगे, तो ऐसे लोग होते हैं मूडी। ठीक, तो ये था आपका गाइज आज का सेशन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर फॉर लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।